Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos IAS. I hope everyone is doing well. So today is 1st October 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important news और articles हमारे exam के perspective से important हो जाते हैं, various exam like UPSC, PCS, तो उनकी perspective से जो भी important articles हैं, जो भी news हैं, हम उन्हें यहाँ discuss करने वाले हैं. So let's see the topics which we are going to cover here. First टॉपिक इज कोर सेक्टर. यहाँ पर हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज में जो हमारे कुछ कोर सेक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा. सेकंड आर्टिकल देखिए फ्रंट पेज पर ही आया हुआ है ना, डायनासोर्स की ऐसे पिक्चर्स के साथ. सो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डायनासोर्स के बारे में. नेक्स्ट आपका आप सभी ने यहाँ पर सुना ही होगा ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ओपन्स IIT डोर फॉर स्टूडेंट हु कुड नॉट पे फीस ऑन टाइम. तो यहाँ पर एक बच्चा होता है SC कमेटी से यहाँ पे बिलोंग करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 142 का यूज किया है. तो आर्टिकल 142 क्या है ना, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी विल डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल एंड यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी. तो यहाँ पर बात की जा रही है जैसे कि हमारा मोटिव एक तरीके से हमारा गोल ये है कि हमें 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है, बट उससे पहले हमें जो हमारा टारगेट है और चीजों को आगे रखना होगा. तो हम जो यहाँ पर क्लीन एनर्जी की बात करें तो उस क्लीन एनर्जी में एक और आ जाता है आपका सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी. से भी हमें क्या मिलती है, क्लीन एनर्जी मिलती है. तो ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जीज में हमें प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या है, जरूरत है. फिर हम बात करेंगे स्टीडी बट स्लो. इसमें यहाँ पर नासा का एक मून मिशन था, नासा ने उस मिशन को कैंसिल कर दिया है, तो उसके बारे में देखेंगे. फिर हम बात करेंगे इंडिया सिल्वर डिविडेंड एंड लास्ट में आपका ये एक एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पर एलिफेंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. सो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे. सो देखिए आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. आगे बढ़ने से पहले फॉर द PDF ऑफ दिस एनालिसिस ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्ड्स IAS. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. You will find the link of this channel in the description box. You can directly join from the link or you can search in our telegram channel Edwards IAS. You will find this channel there. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला आर्टिकल है कोर सेक्टर आउटपुट टैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स. ओके, तो यहाँ पर जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो अच्छा आया है, हम ऐसा कह सकते हैं. ठीक है. सो आउटपुट लेवल इन इंडिया कोर सेक्टर. आउटपुट लेवल जो है यहाँ पर एक होता है आपका इनपुट, है ना, जो मतलब हम इनपुट लगा रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है वो भी तो हमें देखना होगा कि मतलब हम जितनी इसमें खपत कर रहे हैं क्या हमें उससे उतना मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा. सो आउटपुट लेवल्स इन इंडिया कोर सेक्टर स्लिप्ड टू 9-month लो इन अगस्त इवन एज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ स्लिप्ड 1.8%. तो अभी हम यहाँ पर देखिए ये जो है आपका हर महीने निकल कर आता है कोर सेक्टर का, ये जो IIP का जो इंडेक्स होता है ना, ये हर महीने निकल कर आता है. तो इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमने भी ये देखा था ईयर ऑन ईयर हमें क्या देखने को मिल रहा था, जो ग्रोथ है वो स्लिप हो रही थी. बट 6 of 8 इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कोर जो सेक्टर है कितने टोटल 8 हैं, तो इसमें से जो 6 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट विटनेस अ ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रोडक्शन वाइल फर्टिलाइजर एंड स्टील आउटपुट ग्रो. तो यहाँ पर जो स्टील और आपका फर्टिलाइजर है इसमें हमें अच्छा दिखाई दिया है और कुछ में तो हमें यहाँ पर मतलब कमी दिखाई दी है. तो देखिए हम पहले बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की. सो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, इसको हम IIP भी कहते हैं. ठीक है, आप याद रखिएगा. उससे पहले हम कोर सेक्टर की बात करते हैं. अब देखिए इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते हैं अभी, तो सिर्फ हम इंडिया की बात करते हैं. चलिए, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. क्या हम सबका, अगर हम उनकी बात करते हैं, सबका डेटा कलेक्ट करना, उनका पूरा यहाँ पर जांच पड़ताल करना क्या कर पाएंगे? नहीं. तो हम यहाँ पर करते हैं, मतलब कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका वो बहुत ही ज्यादा आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा. तो हमने क्या किया, 8 जो कोर सेक्टर्स है उनको आइडेंटिफाई किया. कैसे कोर सेक्टर कि इसका मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि स्टील का प्रोडक्शन यहाँ पर स्टील में यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, स्टील की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा आपका, हम ये कह सकते हैं. अगर हम मानते हैं कि सीमेंट की यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है, तो सीमेंट से यहाँ पर आप बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है उसको लिंक कर सकते हैं. सीमेंट की यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर देखिए इसके साथ आयरन की डिमांड बढ़ेगी, आयरन के साथ साथ यहाँ पे जो सैंड होता है उसकी डिमांड बढ़ेगी. अब देखिए जब कंस्ट्रक्शन होगा सारी चीजें होती है, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, है ना. तो देखिए एक इंडस्ट्री से यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है वो लिंक हो जाती है एनी हाउ. तो मतलब अगर इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही तो इसका मतलब जो अदर इंडस्ट्रीज है हम
ऐसा एज्यूम कर लेते कि वहां पर भी क्या हो रही होगी, आपकी ग्रोथ हो रही होगी, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, कोर सेक्टर्स कहा है, कोर इंडस्ट्रीज। तो देखिए यहाँ पर टोटल 8 है हमारे पास। पहले कौन सी है आपकी, यहाँ पर देखिए आपका वेटेज के अकॉर्डिंग रखा गया है। पहला है आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 28.4%, इलेक्ट्रिसिटी सेकंड नंबर पर आती है, स्टील 17.92%, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। आपको इसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, उसके बाद किसका कितना वेटेज है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर नंबर कितने नंबर पर, किसका वेटेज कितना है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है, अब इसका जो डेटा होता है, अगर हम बात करते हैं, हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP होता है, इसमें ये जो सारी कंपनी मतलब इंडस्ट्रीज हैं, इसमें 40.27% इनका वेटेज यहाँ पर होता है। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। सो ये क्या है, आपका प्राइम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फॉर द मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स इन द बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये किस इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज को मेजर करने के लिए क्या होता है, आपका IIP होता है। इसमें यहाँ पर ये आपका जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंथली बेसिस पर इसको रिलीज किया जाता है, इसलिए हम देखते हैं हर महीने आपका ये टॉपिक आ ही जाता है। IIP के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेस ईयर यहाँ पर always given a value of 100. The current base year यहाँ पर अभी क्या है आपका 2011 and 12. So if the current IIP reads 116, it means there has been 16% growth as compared to the base year. अगर देखिए हमने क्या माना है, हमने एक बेस वैल्यू मानी है कि 100 है, ठीक है, लेकिन हमारी जो पूरी ग्रोथ वगैरह ये सारी चीजें हो रही है, इसमें से कितनी हो रही है, 100 में से हमने माना कि 116 हो रही है। इसका मतलब क्या है, हमने 16% यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ की है, मतलब हमारी जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है, 16% हुई है। आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए फ्रंट पेज पर राइनोसॉरस के बारे में है। सो वन हॉर्न राइनो कहाँ पाए जाते हैं, आपके इंडिया में, इन द पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। Assam's Kaziranga National Park and other wildlife sanctuaries are all set to welcome visitors to new sessions from today. तो यहाँ पर जो आसाम में आपका कौन सा है, एक पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क है, और जो भी अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनको यहाँ पर ओपन किया जा रहा है कि विजिटर्स आए, मतलब नया सीजन आ गया है आपका, तो विजिटर्स आए, वो विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब किसकी, वन हॉर्न राइनो की। ठीक है, न्यूज में आ रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइनोज की यहाँ पर टोटल 5 स्पीशीज होती हैं। ओके, आपको ये याद रखना है। व्हाइट एंड ब्लैक राइनोज इन अफ्रीका, आपको व्हाइट और ब्लैक राइनोज अफ्रीका में मिलेंगे। ग्रेटर वन हॉर्न एंड जवान एंड सुमात्रा राइनोज स्पीशीज आपको एशिया में देखने को मिलेंगी। 5 आपकी स्पीशीज है, उस 5 में से 2 आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगी, ब्लैक एंड व्हाइट, और जो 3 स्पीशीज है वो आपको एशिया में। ठीक है, IUCN स्टेटस की बात करेंगे उससे पहले हम बात करते हैं ओनली द ग्रेट वन। इंडिया में कौन से पाए जाते हैं, इंडिया में जो वन हॉर्न राइनो होते हैं, जिनका एक ही हॉर्न यहाँ पर होता है, वो इंडिया में यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑल्सो नोन है, जिनको हम इंडियन राइनो भी कहा जाता है। और राइनोज की जितनी भी स्पीशीज होती है, तो उसमें से ये जो वन हॉर्न राइनो है, ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, लार्जेस्ट ऑफ दी राइनो स्पीशीज। इट इज आइडेंटिफाइड बाय सिंगल ब्लैक हॉर्न और ग्रे ब्राउन हाइडन। इनका जो हॉर्न होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और इनकी जो स्किन होती है, स्किन में इनके बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, और ये आपके ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात कर लेते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर हम देखेंगे द स्पीशीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल हैबिटेट इन इंडो नेपाल तेराइन। ये आपका इंडो नेपाल जो तराई एरिया है, नदर्न वेस्ट बंगाल और आसाम साइड आपको देखने को मिलेगा। मेनली यहाँ पे आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में आपको राइनोज दिखाई देंगे। आसाम में सबसे ज्यादा लाइक एस्टिमेटेड 264 किलोमीटर राइनोज इन 4 प्रोटेक्टेड एरियाज। अब ये आपको याद रखना है, देखिए पावितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में आपको वन हॉर्न राइनो यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, तो 2400 ऑफ देम आर इन काजीरंगा और टाइगर रिजर्व में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इनको थ्रेट क्या है, थ्रेट ये है, इनकी पोचिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनको शिकार बहुत ज्यादा बनाया जाता है, इनके हॉर्न्स के लिए इनका हैबिटेट का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक आपके ग्रेजिंग है ना, जहां पर आपका जो ग्रेजिंग वाला पार्ट होता है ना, मतलब ग्रास एंड एरिया में ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब कि अगर राइनोज यहाँ पर अच्छे नंबर पर पाए जाते हैं, इसका मतलब यहाँ का जो ग्रास लैंड है वो बहुत ही अच्छा है। पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा डिक्रीजिंग, इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो डिक्रीज हो रही है। आप यहाँ पर आप देखिए, आपको टाइप्स देखते हैं, आप पिक्चर में देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर हो। ये आपका ब्लैक राइनो कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका। ये व्हाइट राइनो, ये भी आपका अफ्रीका में पाया जाता है। फिर सुमात्रा राइनो आपके इस तरीके से होते हैं। लेसर वन हैंड, मतलब इनका जो हॉर्न
होता है ना, ये छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये इसको हम जवान राइनो भी कहते हैं। और इंडियन राइनो में आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला है आपका, इसमें देखिए कितने सारे फोल्ड्स हैं इसकी बॉडी में, ये आपका इंडियन राइनो। एक बार यहाँ पर आप देखिए, सो देखिए जो व्हाइट राइनो है ये डिक्रीज हो रहे हैं, आपके नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी, आईयूसीएन जिनका स्टेटस है वो कैसा है, नियर थ्रेटेंड। फिर हम बात करते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में पाए जाते हैं, ये वल्नरेबल है, ये थोड़े से आपके अभी इंक्रीज हुए हैं, इनका स्टेटस थोड़ा सा सही हुआ है। ब्लैक राइनो की बात करते हैं, ये भी आपके 6487, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में थे, लेकिन अभी इनका नंबर हम देख रहे हैं वो हुआ है आपका। फिर ये जो जवान राइनो है ये स्टेबल है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। और सुमात्रा राइनो ये 34 और 47 डिक्रीज हुए, ये भी आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा नियर थ्रेटनिंग की कैटेगरी में कौन से, व्हाइट राइनो। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट ओपन्स IIT डोर फॉर स्टूडेंट्स हु कुड नॉट पे फी ऑन टाइम। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 142 का मतलब आर्टिकल 142 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसका यूज करते हुए यहाँ पर एक आपका स्केड्यूल कास्ट का बच्चा होता है, तो उसके पेरेंट्स ने एनी हाउ करके IIT में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में यहाँ पर उसका एडमिशन होता है, लेकिन एक दिन क्या हो जाता है उसका डिले हो जाता है फीस में। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसके मतलब पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या की, मेहनत की, सारी चीजें, तो उसको यहाँ पर एडमिशन दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारी चीजें। अब हम बात करते हैं, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 142। सो ये क्या एक यूनिक पावर प्रोवाइड करता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सके, यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है बिटवीन द पार्टीज वेयर एट अ टाइम लॉ एंड स्टेटस में नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी। मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी जो लॉ है, सारी चीजें जो स्टेटस वगैरह है, वो यहाँ पर पार्टीज को प्रॉपर तरीके से क्या कर सकता है, जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सो इसमें यहाँ पर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 142 का यूज करते हैं। ठीक है, so in such instances the court can go beyond its usual limits to settle a dispute in a way that matches the specifics of the case। अब देखिए इसके अंदर पावर क्या क्या है आप देखेंगे। सो आर्टिकल 142 confers the supreme court plenary power to pass or decree or make such order as he necessary to doing complete justice। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी आप जो उनकी पावर है कुछ भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, डिग्री वगैरह, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट जस्टिस होगा। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर जो केस है, कोई भी मैटर पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आर्टिकल 142 को यूज करके उस पेंडिंग केस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर SC एज अ इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड प्रिस्क्राइब बाय एनी मेड ऑफ लॉ। इसमें आप देखिए कुछ नोटिसेबल यूज आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि अब तक यहाँ पर आर्टिकल 142 का तो बहुत बार यूज हुआ है, लेकिन जहां पर आप मेनली देखेंगे सो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आप सभी को ये पता होगा, ये केस क्या था आपका, भोपाल गैस जो डिजास्टर यहाँ पर जो केस होता है, यहाँ पर आर्टिकल 142 का यूज किया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर जो बाबरी मस्जिद केस था, तो आर्टिकल वाज यूज्ड इन राम जन्मभूमि, यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट था, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया था। फिर आता है आपका मनोहर लाल शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। द सुप्रीम कोर्ट कैन डील विद एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इंटरफेयरिंग विद द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट ट्रस्ट इन द रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर कई बार सुप्रीम कोर्ट जो रूल ऑफ लॉ है उस पर जो ट्रस्ट है उसको फैब्रिकेट करने के लिए, यहाँ पर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस में भी इंटरफेयर कर सकता है। इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि RS नायक वर्सेस AR अंतुल्य। यहाँ पर आर्टिकल 142 का यूज किया गया है, ट्रांसफर्ड केसेस अगेंस्ट अंतुल्य पेंडिंग बिफोर द स्पेशल जज ऑफ द हाई कोर्ट। विनय चंद्रा वर्सेस मिश्रा केस यहाँ पर होता है, जिसमें यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पर चार्ज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मिश्रा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये पूरा मतलब ये कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ पर निकल कर आती है, जैसे कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक एलोकेशन। यहाँ पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज करते हुए यहाँ पर जो कोल ब्लॉक्स थे उसको उनका एलोकेशन यहाँ पे कैंसिल किया था, जो कि एग्जीक्यूटिव के डोमेन में था। इसका क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्रिटिसाइज ये कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर कई बार क्या होता है, आर्टिकल 142 का यूज करके जुडिशरी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के एम्बिट में आ जाती है ना, और अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल भी नहीं, एक तरीके से ये कहा जाता है। सो ये सेपरेशन ऑफ पावर का क्या करता है, जो डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर का, उसको यहाँ पर बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ पर जो डेफिनेशन है कंप्लीट जस्टिस की, इट इज नॉट डिफाइंड, लाइक इट इज फर्दर आर्ग्यूड दैट व्हाट जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होना चाहिए, व्हाट इज द कंप्लीट
जस्टिस, ये यहाँ पर आपका एब्सेंट है। लिमिटेशंस भी है, लाइक सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट पावर ऑफ अंडर आर्टिकल 142 हैज सर्टेन लिमिटेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है कि आर्टिकल 142 में आपकी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं, लाइक इट हेल्ड दैट while exercising power under this article the court should not ignore the substantive rights। यहाँ पर कोर्ट को कोई substantive और litigant जो भी rights है उसको यहाँ पर जो भी existing laws हैं, है ना, substantive rights है, उसको इग्नोर नहीं करना है ना। express statutory provisions cannot be ignored, it cannot exercise a jurisdiction इन द वॉल्यूशन ऑफ स्टेटस। तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल 142 यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज, अब देखिए, हैविंग प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। अब इस आर्टिकल को अगर हम समराइज करते हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है, अभी जुलाई 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना यहाँ पर बजट पेश किया था, है ना। उसमें ये अनाउंस किया था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसको हमें एक्सपेंड करना है, और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप है इसके लिए प्रपोज किया है, लाइक भारत स्मॉल रिएक्टर्स, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एज वेल एज न्यूअर न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स आए और पूरी तरीके से अपना यहाँ पर पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। अब हमारा जो एम्बिशन है, अभी आप सभी को पता है कि COP26 की जो COP26 यहाँ पर जो समिट हुई थी ग्लासगो में, तो इसमें हमने ये रखा कि हम 2030 तक हम 500 गीगावाट तक का जो एनर्जी है वो जनरेट कर लेंगे। अब हम क्लीन एनर्जी जनरेट करेंगे, लेकिन कैसे? क्लीन एनर्जी। अब क्लीन एनर्जी के हम सोर्सेज देखते हैं तो पहला क्या आ जाता है आपका, एक तो सोलर एनर्जी आ जाती है, हम यहाँ पर हाइड्रो पावर एनर्जी की बात करते हैं, हम यहाँ पर विंड एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे अल्टरनेटिव्स हैं। उसमें एक आ जाता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी भी आपका बहुत बड़ा सोर्स है जहां से हम क्या कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है, लाइक here you will see कि हमारे पास एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम क्या है, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ठीक है। ये आपका मॉडिफाइड भी होता है, अमेंडमेंट होता है इसमें, कब? यहाँ पर देखेंगे द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 1987, इसको AEA एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, जब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म मेंशन रहता है तो ये हमारे लिए, इसका जो एब्रिविएशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि हम जितने भी आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसमें गवर्नमेंट का बोलबाला ज्यादा रहता है, गवर्नमेंट के शेयर्स यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। लाइक सेक्शन 3A ऑफ द AE 1962 एम्पावर्स ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस, डेवलप, यूज एंड डिस्पोज द एटॉमिक एनर्जी। जब हमारा 1962 वाला आपका एक्ट था उसमें ये कहा जाता था कि सिर्फ सेंटर के पास ही पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको डिस्पोज करना, जो भी सारा काम है एटॉमिक एनर्जी का वो सब गवर्नमेंट मतलब सेंटर ही कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर सकते। लेकिन फिर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं, लाइक संदीप TS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओवर चैलेंजिंग द प्रोविजंस ऑफ द AE। उन्होंने इस प्रोविजन को चैलेंज किया विथ रेस्ट्रिक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट। इसके कारण क्या हो रहा था कि प्राइवेट एंटिटीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा था। देखिए इसमें यहाँ पर वही सारी चीजें आपकी दी हुई हैं, तो आप इसको एक बार खुद से भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए जो गवर्नमेंट है यहाँ पर गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, आपको ये बहुत अच्छे से पता है ना, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक आपका जो MPCIL है ना, तो MPCIL क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर करंटली यहाँ पर ओवर रीचिंग है जो न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लाइक गवर्नमेंट को हमने 51% ओनरशिप दे दी, बाकी जो ओनरशिप है हमने प्राइवेट प्लेयर्स को दी कि प्राइवेट कैपिटल्स यहाँ पर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, ओनरशिप लिए, अकाउंटेबिलिटी में यहाँ पर सारी चीजें रहेंगी। देखिए आपके पास जो मेजोरिटी के शेयर होंगे वो गवर्नमेंट के पास ही होंगे, बट हम क्या कर रहे हैं इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इन सारी चीजों को हम इंश्योर कर सके। फिर एडिशनली एंटिटीज विद अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट स्टेक वुड आल्सो बी कवर्ड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स जो भी इसमें इंक्लूड होंगे तो हम इसको राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है हमारा, इसके अंदर भी हमने इसको इंक्लूड किया है, कवर किया है, सो दैट वी कैन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी।
है ना। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी, हमको कभी भी किसी भी चीज की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ओके, सो द अदर लार्जर कंसर्न इज सिग्निफिकेंटली हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दूसरी चीज ये आ जाती है, जैसे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो इसमें यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि आप ये जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं इससे कई दूर रखेंगे, है ना। तो देखो आपको सेरेनाइट डिजास्टर 1986 का और फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट 2011 नियर सिनोनिमस न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में ये याद होगा। फिर उसके बाद हम इंडिया की बात करते हैं तो कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर इज गिवन टू अफेक्टेड पार्टीज अंडर CLNDA एम्स टू प्रोवाइड सिविल लायबिलिटी टू न्यूक्लियर डैमेज। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के कारण डैमेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, सो हमें यहाँ पर जो आपका ह्यूमन सेटलमेंट है इससे दूर रखना होगा। अगर इसके कारण कोई विक्टिम है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन यहाँ पर क्या करना आपका प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। सो आई होप दिस आर्टिकल हियर इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया सिल्वर डिविडेंड चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। सिल्वर डिविडेंड मतलब यहाँ पर जो हमारे एल्डर लोग हैं उनकी बात की जा रही है। इसमें दो कंट्रीज का स्पेसिफिकली मेंशन है, इंडिया और चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन है आज के टाइम पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पर हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। देखिए एल्डरली पॉपुलेशन क्या होते हैं, आपके लिए एक लाइबिलिटी की तरह होते हैं। आपको देखिए इनका ध्यान, वो एक तरीके से अब उन्होंने तो अपना 60 साल तक पूरा अच्छे से काम किया, जो भी करना था कर चुके, अब वो क्या बन चुके हैं, आपके लिए लाइबिलिटी बन चुके हैं, आपके लिए वो एसेट नहीं है। एसेट क्या होता है, जिससे कि हमें कुछ फायदा हो रहा हो, जैसे कि अभी हम यंग्स हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जॉब करेंगे, अब इकोनॉमी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन लाइबिलिटी जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते, वो एक ग्रोइंग एज में है, और एल्डर जो पीपल होते हैं ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होते हैं। वहां पर हमें क्या करना होता है, वो इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट हमें उनके ऊपर क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, एक तरीके से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उन पर सारी चीजें, तो एक्स्ट्रा जो चीजें आ जाती हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसके लिए हमें सबसे पहले इंडिया की बात की जा रही है, तो इंडिया में हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको यहाँ पर क्या करना होगा, उसको और ज्यादा यहाँ पर उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। हियर यू विल सी दैट हेल्थ केयर कंजप्शन ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंटली एस्टिमेटेड 7 बिलियन, और ये अभी आपका और ज्यादा बढ़ेगा। डेली वाइज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी कितनी सारी यहाँ पर डिसीज आ रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस यहाँ पर बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। क्रोनिक अलाइनमेंट हो रहा है, डिप्रेशन के सिम्टम्स है, लो लाइफ सेटिस्फेक्शन है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज, इसके कारण हमें यहाँ पर जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना होगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स पे लिखा है, लाइक आपकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हुआ, आयुष्मान आपका जो आयुष हुआ, आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, इनके सारे ये कुछ गुड इनिशिएटिव्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं। उसके बाद फिर दूसरी चीज यहाँ पर क्या आ जाती है, आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, है ना। पहला क्या हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। लाइक ये होता है कई बार कि 60 साल तक तो हमने जॉब करी, ठीक है, उसके बाद पेंशन वगैरह आपको क्या करना पड़ा, पेंशन देना पड़ रहा है, लेकिन वो काम भी नहीं कर रहे, पेंशन भी नहीं देना पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को, लाइक जो लोग प्राइवेट सेक्टर में सारी चीजें होती है तो उनको पेंशन वगैरह भी नहीं मिलती है। तो द सोशल इंक्लूजन ऑफ एल्डरली मे वेल सर्व बाय sensitizing the larger community on their needs and sensitivize the establishing peer support group। तो हम क्या कर सकते हैं, peer support group यहाँ पर establish कर सकते हैं जिसके साथ उनका इंटरेक्शन ज्यादा हो, है ना। और इनहेरिटेंस, जो लीगल टाइटल्स वगैरह, इनको मतलब एक तरीके से हमें इनको फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटीज है इसको एड्रेस करना होगा। सो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज नीड टू बी एड्रेस थ्रू इनोवेटिव स्कीम्स प्लास स्पेसिफिकली फॉर एल्डरली। तो हम कुछ इस तरीके के स्कीम्स लेकर आ सकते हैं जिससे कि उनकी जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और, ये वाला जो पॉइंट है इकोनॉमिक सेगमेंट में भी हम ये देखते हैं, जो लोग 60 साल में हमने ये देखा 60 ईयर्स में बहुत सारे जो लोग होते हैं, स्पेशली यहाँ पर आपको रिटायरमेंट मिल ही जाती है 60 ईयर्स में, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ लोग लाइक दे आर, उनका हेल्थ वगैरह अच्छा है, वो अभी भी इतने एक्टिव हैं कि वो आफ्टर 60 ईयर्स भी क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि 60 साल के बाद लोगों को जॉब यहाँ पर ज्यादा नहीं मिलती है। दे आर एक्टिव इनफ, है ना, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हो सकता है, जॉब अभी भी वो कर सकते हैं, बट यहाँ पर उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलता है,
जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो लोग ऐसे हैं यहाँ पर करना चाहते हैं तो उनके लिए हम क्या लेकर आए हैं, सेक्रेड सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये आपका लॉन्च किया गया है। जैसे कि आपको अगर काम करना है, ये पोर्टल है, इसमें सीनियर सिटीजन से कनेक्ट किया जाएगा और उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा इन प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को भी क्या करना होगा, थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा कि आप थोड़ा यहाँ पे कॉपरेट कीजिए। उसके बाद सेकंड इनिशिएटिव क्या है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल justice and empowerment to promote and incentivize senior care products. Okay, so I hope this article is clear. तो ये जो सिल्वर डिविडेंड है, ये हमारे लिए चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं। ओके, आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज स्टीडी बट स्लो। तो यहाँ पर नासा का एक मिशन था जिसको हम क्या कहते हैं, वाइपर। इस मिशन का नाम क्या है, वाइपर वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलार एक्सप्लोरेशन रोवर। तो ये मिशन था, इसमें नासा ने ये कहा कि इसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने इस मिशन को क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है सारी चीजें। नासा हेल्ड इट ग्राउंड द सडन डिसीजन डिसमेड साइंटिस्ट। वाइपर वॉज डिजाइन टू मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आइस। तो मतलब मून का जो साउथ पोल रीजन था, तो उसमें यहाँ पर ये जाता और वहां पर कितना पानी है, कितना कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज को मतलब कि देखने के लिए आपका ये पूरा मिशन था। ये गोल्फ कार्ट साइज का इसमें रोवर था। इसको बाय लॉन्च बाय स्पेस एक्स फैल्कॉन हैवी रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाने वाला था और इसका जो लैंडर था उसका नाम क्या था, ग्रिफिन था। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया। अब इसमें नासा को इसरो से यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से करें। आज के टाइम पे देखेंगे जब से हमारा चंद्रयान 3 यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ और भी हमने बहुत सारे मिशन यहाँ पर लॉन्च किए, तो हम जो इसरो है वो भी आपका एक एलीट ग्रुप की कैटेगरी में यहाँ पर आ चुका है ना। इसरो भी आपका एक एलीट ग्रुप की कैटेगरी में है। लेकिन आप नासा को देखते हैं, नासा एट अ टाइम बहुत सारे मिशन पर यहाँ पर क्या करता है, फोकस करता है। सिर्फ एक ही मिशन पर वो नहीं रहते कि ठीक है अगर हम चंद्रयान 3 कर रहे हैं, मून मिशन कोई करे तो हम उसमें 1 साल तक 2 साल तक सिर्फ उसी में काम कर रहे, दूसरे पर हम ज्यादा फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नासा क्यों कर पाता है, क्योंकि वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स का भी हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि इंडिया को भी, इसरो को भी ऐसा करना होगा कि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का इंक्लूजन करना होगा कि हम सिर्फ एक ही मिशन पर ज्यादा फोकस ना करें, मतलब उस पर तो फोकस करें बट उसके साथ साथ हम एक टाइम पर, एट अ टाइम हम यहाँ पर मल्टीपल मिशन को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज Indian elephants lost genetic vigor as they moved north to south. 5 distinct population exist. अब इस आर्टिकल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलिफेंट्स के बारे में। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन एलिफेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका जो जेनेटिक वीगर का मतलब यहाँ पर हो जाता है उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना। अब आप जैसे कि एलिफेंट का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। आप इमेजिन करने लगते हैं कि एलिफेंट कैसा होता है, इतना जाइंट होता है एलिफेंट और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये वीगर का मतलब ये होता है कि उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, आपकी लॉस्ट होती जा रही है। यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर क्या, जैसे कि ये नॉर्थ रीजन है, यहाँ से जो एलिफेंट्स है वो मूव कर रहे हैं साउथ की तरफ, है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम इसको 5 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके नदर्न साइड में है, जो ये रेड वाला पार्ट है, इसको नदर्न साइड है। सेंट्रल में यहाँ पर ये सेंट्रल में आ जाता है। नॉर्थ ऑफ पालघाट गैप, ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, तो पालघाट गैप में जो एक आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी। फिर साउथ ऑफ पालघाट, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट देखिए, ये पालघाट गैप में यहाँ पर साउथ में, और साउथ ऑफ शनकोटा गैप, तो ये शनकोटा गैप में यहाँ पर आपको जो एलिफेंट्स है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर लोकेशन के बेसिस पर एलिफेंट्स को 5 पॉपुलेशन की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब देखिए एलिफेंट्स की बात करते हैं। एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, आप ये एक बार मैप देखिए, आपको क्लियर होगा कहाँ कहाँ पर आपको एलिफेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व तराई, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व लेमारू, इतने सारे यहाँ पर रीपू। तो आप एक बार इसको यहाँ पे इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पर 33 एलिफेंट रिजर्व दिखाई देंगे। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इट इज 27,000 to 31,000 तक आपको एलिफेंट की पॉपुलेशन दिखाई देगी। एलिफेंट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका अफ्रीकन, दूसरा होता है आशियान एलिफेंट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करते हैं, आप देखिए पिक्चर देखेंगे, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएशन इन डिफरेंस
रिस्पॉन्स कर पाएंगे। पहले हम इनका स्टेटस देख लेते हैं। तो IUCN जो स्टेटस है यहाँ पर दोनों का ही इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए वेट यहाँ पर देखिए इनका वेट ज्यादा होता है कंपेरिजन टू एशियन जो एलिफेंट्स हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 70 ईयर्स तक का होता है, बट जो इंडियन जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनका कितना होता है 48 ईयर्स का होता है। देखिए इसमें यहाँ पर इनके जो ईयर्स है कितने बड़े बड़े हैं। जो एशियन एलिफेंट्स है इनका जो ईयर होता है वो छोटा छोटा यहाँ पर होता है। इनकी स्किन्स में रिंकल्स ज्यादा होते हैं, और जो एशियन होती है इनकी कंपैरेटिवली स्मूथ आपको स्किन देखने को मिलती है। ओके, ये कुछ यहाँ पर। अब इनकी जो ट्रंक होती है, तो ट्रंक में देखिए यहाँ पर आपको ये दो आपको यहाँ पर टिप्स दिखाई दे रहे हैं। इनका यहाँ पर आपको एक ही फिंगर, एक ही टिप इस तरीके का यहाँ पर होता है, ठीक है। नहीं, इसमें दो है, सॉरी, एक आपको नीचे से भी और ऊपर से भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ सिंगल एक आपको ये ऊपर एक ये टिप दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से। ये आप इसको जूम करके देखेंगे आपको एक ही टिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई होप यहाँ पर आप अच्छे से इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो ये लास्ट आर्टिकल था। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है सो यू कैन डायरेक्टली आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।